आज स्पोर्ट्स मेनिया में हमारे साथ एक नहीं बल्कि 3 खास मेहमान मौजूद हैं और अगर पहले गेस्ट की बात करें तो हर स्टोरी इज़ ऑफ डेडिकेशन, ऑफ नॉट गिविंग अप हर ड्रीम्स इवन व्हेन द सिचुएशंस वर चैलेंजिंग। जी हम बात कर रहे हैं भारत की पहले पैरालंपिक का फीमेल मेडलिस्ट, साथ ही साथ पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विनय सांगवान जी, हु इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन केटलबेल स्पोर्ट एंड ही इज आल्सो अ फिटनेस कोच। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनय। धन्यवाद। थैंक यू। जी हम बात कर रहे हैं आज विमेन हु मोटिवेटेड अस, इंस्पायर्ड अस। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ है सुदेश सांगवान जी, जो भारत की पहली और ओल्डेस्ट केटलबेल एथलीट है। आइए उनका भी स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। वीव ऑल हर्ड योर जर्नी, सभी ने आपकी कहानी सुनी है। स्पाइनल ट्यूमर, पैरालिसिस, बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे अनकन्वेंशनल पाथ को आपने ब्रेक किया। क्या मोटिवेशन रही आपकी ये सब करने की? व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हाट मोटिवेटेड यू? यू योरसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी, बट व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन शायद उद्देश्य, पर्पस और एक जिद। क्योंकि 25 साल पहले जब अपंगता ने घेरा तो दिल ने ठान लिया कि इसको दिव्यांगता में बदलना है। और मेरी बिटिया भी हेड इंजरी की वजह से हेमिप्लेजिक पैरालिसिस से गुजरी। तो हम एक ही घर में एक ही समय में, मेरा चेस्ट बिलो पैरालिसिस, उसका लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस, 2 महिलाएं एक ही घर में, एक छोटी सी बच्ची, एक माँ, और दुनिया का विचार कि इनकी ज़िंदगी समाप्त हो गई है। ये दोनों क्या करेंगी? तो उसके बाद ये जिद पकड़ी कि नहीं, इस आइडेंटिटी को चेंज करके अपने लिए कुछ करना है और समाज में बदलाव आए, ऐसा कुछ करना है। बस वही जिद थी, उसी को लेके जो समझ आया, चाहे तैरना समझ आया यमुना नदी में, या गाड़ियां हाई ऑल्टीट्यूड में चलाना, या पॉलिसी के लिए जिद लगा लेना, या फिर खेलों में लगभग 36-40 साल की उम्र में जी आ जाना। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया 36-40 साल की उम्र में बहुत बार ऐसा होता है, हम चाहते हैं लेकिन परिवार कहीं ना कहीं बाधक बनता है। कुछ आपके साथ भी इस तरह का हुआ? मैं ये नहीं कहूँगी कि परिवार बाधक बना, बल्कि बेटियों को बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ी नहीं। और मैं और मेरी बेटी, हम पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की एकमात्र माँ बेटी जोड़ी हैं जो एक साथ एट इंटरनेशनल लेवल पैरा स्पोर्ट्स को परसू करके मेडल जीत के आई, वर्ल्ड ग्रॉ प्री से। वो भी एशियाई खेलों तक खेली हैं, मैं भी वर्ल्ड लेवल तक खेली हूँ। लेकिन हाँ, परिवार को समझने में समय लगा। मैंने जब कहा कि मैं घर छोड़कर खेलने दिल्ली जाऊंगी, और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा पहले सिलेक्शन हुआ था 2010 में, तो सबको लगा था कि ये कहाँ जा रही है खेलने, और इस उम्र में 40 साल में कौन खेलता है। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा जिद लगाकर दिल्ली आना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो शुरुआती दिन मुश्किल थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत से ही सबने मेरे पे भरोसा किया, लेकिन जैसे जैसे मेडल आए, हम पॉलिसी में तब्दीली के लिए आवाज़ उठाने लगे। और फिर 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब नई पॉलिसियाँ बनी, अपंग को दिव्यांग कहा, और महिलाओं के सशक्तिकरण पे, खासकर दिव्यांगों के सशक्तिकरण पे जब जोर हुआ, तो उसके बाद सफर थोड़ा सा विश्वासदायी हो गया। जी, अगला प्रश्न विनय जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। आप एक कोच हैं एंड यू आर दी विंड बीनेथ द विंग्स ऑफ दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन हु आर सिटिंग हियर विद अस। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि केटलबेल स्पोर्ट, इट्स अ न्यू स्पोर्ट, उसके बारे में जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, केटलबेल स्पोर्ट एक वेट लिफ्टिंग से मिलता जुलता स्पोर्ट है, रशियन स्पोर्ट है। जैसे कि वेट लिफ्टिंग का नेचर होता है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एंड पावर, उसमें आप बहुत सारा लोड लगा के एक ही रेप निकालते हैं, चाहे वो स्नैच है, चाहे वो स्प्लिट जर्क है। दूसरी ओर केटलबेल स्पोर्ट में आप एक सब मैक्स लोड लेकर नॉन स्टॉप 10 मिनट तक, 30 मिनट तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 12 घंटे तक भी आप परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली द नेचर ऑफ द स्पोर्ट इज कार्डियोवास्कुलर और लोकल मस्कुलर एंड्योरेंस, और वहाँ पे स्ट्रेंथ एंड पावर है। जी जी। तो इसमें आसान भाषा में एक
डंबल से मिलता जुलता एक ऑब्जेक्ट होता है, केटल बेल बोलते हैं उसको, वो लेकर आप मूव करते हैं नॉन स्टॉप 10 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा आपकी लिफ्ट के हिसाब से। जी जी विनय जी, आप दीपा जी के तो कोच हैं ही, साथ ही साथ अपनी माता जी के भी कोच हैं। और केटल बेल जैसा कि आपने बताया कि एक इंड्योरेंस का गेम है, स्ट्रेंथ का गेम है, और इस उम्र में उन्होंने इस खेल की शुरुआत करी और बहुत अच्छा भी कर रही हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं अपनी माता जी को भी ये स्पोर्ट में लेके आऊं? जी, सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी फीमेल्स को ट्रेन करने का मौका मिला जो बिलीव करते हैं कि एक्चुअली प्रीच करते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। उनमें से दीपा जी भी हैं और मेरी माता जी भी हैं। माता जी का ये रहा कि पहले तो यही लगता रहा 10-11 साल से मैं ये स्पोर्ट कर रहा हूँ। हमेशा बोलते थे मेरे को कि मुझे भी सिखा। तो मैं मजाक में लेता था, क्योंकि हमें शुरू से यही फीलिंग रहती है कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर सीरियसली नहीं लिया जाएगा हमारे को घर पे। फिर ऐसे ही हमने शुरू किया, एक नेशनल चैंपियनशिप आ रही थी, हमने तैयारी शुरू करी और उस दौरान मेरे को महसूस हुआ कि एक तो मेरी मदर की एक कंडीशन थी, फ्रोजन शोल्डर, वो इम्प्रूव हो रही है इस प्रैक्टिस के दौरान। उनका हाथ यहाँ तक जाता था, अब यहाँ तक जाने लग गया है। दूसरा, स्पोर्ट एकमात्र ऐसी चीज है, एकमात्र तो नहीं, मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देता है। जी जी। तो किसी भी एज में अगर आपको वो चीज अचीव हो रही है तो आप उससे चलते जाते हो। और जैसा कि मेरी सिस्टर्स भी कहती हैं कि जब से ये शुरू किया है इनके चेहरे पे और रौनक आ गई है। जी। मैम इनसे 4-5 साल के बाद मिली, कहती 2020 में ये अलग थी, 2025 में ये बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इनकी। तो ये मैं इन्हीं से पूछती हूँ सुदेश जी, आज का अगर आपका देखा जाए दिनचर्या और जैसा आप महसूस करती हैं खेलने के बाद, क्या कुछ परिवर्तन आए हैं जीवन में जब से आपने केटलबेल खेलना शुरू किया है? जब से मैंने ये गेम खेलना शुरू किया है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि जो मैं सारा दिन बिस्तर में रहता था कि आराम कर लूं, अब मेरी एज होगी है, मैं 70 साल के आसपास होगी हूँ, इस उम्र में तो आराम करना चाहिए, वो मेरे दिमाग से निकल गई। अब मैं सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करती हूँ। अच्छा। और प्रैक्टिस करने के बाद भी 1 हफ्ता तो मुझे लगा था कि मैं आराम करूं, लेकिन अब तो प्रैक्टिस करने के बाद मेरा मन और करता है कि मैं और काम करूं। जब शुरू में खेलना आपने शुरू किया था तो आसपास के लोगों ने बोला होगा कि उम्र हो गई है, अब ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चों ने भी कहा, मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा कि कहीं कमर टूट जाएगी, बिस्तर में पड़ जाएगी, तेरी रीढ़ की हड्डी चली जाएगी, तेरे कंधे खराब हो जाएंगे, तू क्या तमाशा कर रही है। मेरी माँ भी 106 साल की है, भी जिंदा है, उसने भी कहा बेटी बुढ़ापे में कहीं कुछ हो जाएगी, चोट वोट लग जाएगी, ये गेम मत खेल। तो मैंने कहा, बताया नहीं किसी को भी, 1 महीना तो 2 महीना, जब उन्होंने देखा मेरे को अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल मिला, तो उनको पता चला। तो माँ ने भी कहा, सब रिश्तेदारों ने विरोध किया कि इस उम्र में ऐसे वजन उठाना, क्यों लोहे के साथ तू लोया हो रही है, क्यों ये कोई खेलने की उम्र है क्या, 70 साल की होगी। पर मुझे ये था कि भाई खेलना है। एक तो क्या था कि मेरे में स्फूर्ति भी आ रही थी, दूसरा मुझे ये लगा कि एज को अगर हराना है और बुढ़ापे को अगर अपने को अच्छा बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ना तो हम बिस्तर पर जाएंगे। दूसरा ये है कि भाई चलो देश के लिए और कुछ नहीं तो कुछ नाम तो कर जाएं, कि भाई मेडल लेके आई, पहली महिला है, देश के लिए खेली है, देश के लिए बाहर गई है। तो वो भी जुनून मेरे अंदर था कि भाई हाँ, मैं देश के लिए कुछ करके जाऊं, जाने से पहले और खेल के ही माध्यम से कर दूं। बिल्कुल, आज जितने भी लोग आपको सुन रहे होंगे, हम श्योर दीपा जी से तो इंस्पायर हो ही रहे हैं, आपकी कहानी से भी बहुत इंस्पायर जी। दर्शकों को बता दें कि सुदेश जी भारत की पहली केटलबेल एथलीट हैं। पहली और ओल्डेस्ट भी, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फीमेल केटलबेल। और अब हम अगली मंजिल की ओर चल पड़े हैं। हम मई में स्पेन में केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको सुदेश जी। दीपा जी, एक बार आपके पास फिर से आते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स की क्या भूमिका है अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, स्पोर्ट्स एज अ हीलिंग की बात करें? उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, और वो कारण भी है कि आज विनय मेरे साथ यहाँ बैठे हैं।
मेरा 2016 में पहला महिला पदक पैरा ओलंपिक में आ चुका था। जी। एशियाई पैरा एथलेटिक्स पहला भारतीय महिला पदक, वर्ल्ड चैंपियनशिप पहला भारतीय महिला पदक, अर्जुन पुरस्कार, रियो का पुरस्कार, पद्मश्री, एक तरीके से 47 वर्ष की आयु में सब कुछ हो गया था। मुझे लगा कि अब हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म। लेकिन फिर मेरे पिताजी को कैंसर हुआ और वो बीमारी की ओर चल पड़े और सब कुछ ऐसा लगने लगा कि अंत में क्या, और बहुत एक डिप्रेशन जैसा एक फीलिंग आने लगी और रिटायरमेंट की तरफ जाने लगे। तब मुलाकात विनय से हुई और आई थिंक उसके बाद फादर की डेथ हुई अप्रैल में और 15-20 दिन मैं कमरे से नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं निकली। और मेरे जैसे शरीर में जो लकवाग्रस्त है, हमें कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करनी होती है। फिर मुझे विनय का फोन आया, मैम कैसे हो, क्योंकि विनय ने हमारी ये बीमारी काफी करीब से देखी थी, पापा की भी, ये ब्लड डोनेशन के लिए भी जाते थे। तो मेरे को कॉल करके बोला कि आपको पता है आपके फादर ने मेरे से लास्ट बार क्या कहा, कि बेटा सब कुछ हो गया लेकिन दीपा का भी खेल रत्न नहीं मिला है और खेल रत्न से पहले उसे रिटायर मत होने देना। आई थिंक दैट मोटिवेशन, and when I started training again, immediately after 15 days of my father's death, I was 48 years old. I was menopausing, stress की वजह से excessive bleeding भी हो रही थी। हार्मोनल हम कुछ खा नहीं सकते क्योंकि हमारा एंटी डोपिंग टेस्ट वगैरह चलता है। उसमें जो ये प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग रहा, जो एक अपने फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच से मोटिवेशन मिलती रही, एक रूटीन बनता रहा, मेंटल वेलबींग आने लगी, एक टारगेट सेट हुआ, एक मोटिवेशन लेवल ऑफ सेल्फ वर्थ वापस आया और फिर आगे जाके 2 मेडल देश के लिए जीते। जी। मेरा 3rd कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स मेडल विद अ न्यू एशियन रिकॉर्ड आया। सो आई थिंक वहाँ पे आप देखिए कि स्पोर्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट बीइंग प्लेड फॉर एनी मेडल, इट वाज मोर बीइंग प्लेड कि आपका मानसिक संतुलन बना रहे, मेनोपॉज के टाइम आपकी सेहत अच्छी बनी रहे और आप कोई एज को अपने लिए एक रिटायरमेंट एज का बैरियर ना बनाए। और आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रेरणा है आज इस शो से, एंड मैं थैंक यू कहती हूँ कि आपने हमें और सुदेश जी जैसी महिलाओं को यहाँ बुलाया, कि और ऐसे पुरुष को भी बुलाया जो महिलाओं को एनकरेज करते हैं खेलने के लिए। हमारे देश की महिलाओं को यहाँ से प्रेरणा लेके खेलना शुरू करना है। कोई भी खेल, कोई भी कंपटीशन जब होता है तो उसमें आधे मेडल महिला वर्ग से आते हैं। जी। अगर हमें स्पोर्टिंग नेशन बनना है, अगर हमें अव्वल दर्जे की रैंकिंग पे आना है, तो महिलाओं को खेलना शुरू करना पड़ेगा। जी जी जी। तो जैसे कि आप बताया दीपा जी ने, आपकी बहुत अहम भूमिका रही है इनके जीवन में या सुदेश जी के जीवन में। किस तरह की कोचिंग रहती है? क्या ये केवल फिजिकल कोचिंग तक सीमित है या मेंटल लेवल की कोचिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है? मेरा ये मानना है कि एक जो फिटनेस कोच होता है, जो जिसकी स्किल ऑन पॉइंट है, वो सिर्फ आपके गेम तक सीमित नहीं रखता आपको, उसको आपकी साइकोलॉजी में, आपकी जो मेंटल स्टेट है उसमें भी घुसना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत एक अहम स्टेज थी इनकी लाइफ का, जब इन्होंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, वहां पे आपने दैट नेसेसरी पुश इनको दिया। देखिए, एक मित्र भी बनना पड़ता है। अगर आप फ्रेंड नहीं बनेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे अपने स्टूडेंट के, तो शायद वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। आज की डेट में मेरी और दीपा जी की अगर आप चैट्स देख लें, उसमें हंसी मजाक भी चलता है, उसमें ट्रेनिंग की बातें भी होती है, उसमें पर्सनल बातें भी होती हैं, और सिमिलरली मेरी मदर के साथ हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। बिकॉज यू नीड टू बी दैट साइकोलॉजिस्ट, तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आप साइकोलॉजिस्ट से कम भी नहीं होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, अगर आपने उनका ऑप्टिमम निकलवाना है। सिर्फ यही नहीं, देयर वुड बी डेज जब आपका स्टूडेंट, चाहे आप खेल के मैदान में उतारना चाहते हैं, उसको फिटनेस करा रहे हैं, उसका एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, आज नहीं है, सो उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत, तो उस दिन स्ट्रिक्टनेस भी दिखाते हैं आप? जब जरूरत होती है, हाँ जी, जब जरूरत होती है ऑफ कोर्स, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपैशन बहुत जरूरी होता है। जब मन नहीं कर रहा उसका करने का, और ऑलरेडी उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तब सिर्फ बात कीजिए उससे। और जब
अगेन यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन कि कब आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, कब नरम होना है, कब बिल्कुल एक बैलेंस तरीके से I think training करानी है। compassion is a very important It is, word it that is. you've said. It is. चाहे वो दीपा जी को देखें, आपकी माता जी की बात करें, तो कभी माता जी का भी ऐसा होता है कि उनका मन नहीं करा, तो तब आप कैसे उनको बोलते हैं कि चलिए आइए? इनके केस में उल्टा है जी। इनके केस में मुझे बोलना पड़ता है कि आज बुखार लग रहा है आपको, आज आपके हाथ फट गए हैं, आज ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो इनका एक ही चीज बोलती है मेरे को कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तू मेरे को ट्रेनिंग करा क्योंकि मैं पीछे हो जाऊंगी और लोगों से अगर ट्रेनिंग नहीं कराएगा तो। तो विनय जी किसी खास एज ग्रुप को ट्रेन करने के लिए उसको कैसे आप वो करते हैं? जब आप लाइक लेट 60s में हैं ये, तो इनकी ट्रेनिंग 20s वालों से कैसे अलग होती है? आपको ना सब कुछ मतलब अकॉर्डिंगली वर्कआउट स्केल डाउन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक 20 साल की लड़की या एक 17 साल की लड़की को अगर आप पुश भी कर देंगे, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दे देंगे, जैसे 20 साल की लड़की को मैं बोलूंगा कि 3 केटलबेल सेशन करने हैं और 2-3 असिस्टेंस वाले सेशन करने हैं, वेट ट्रेनिंग हो गई या कार्डियो हो गया, मोबिलिटी वर्क हो गया। इनके केस में इनका बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी महिला जो 50 पार कर चुकी है, 40-45 पार कर चुकी है, रेस्ट रिकवरी। तो इनके मेन सेशंस होते हैं केटलबेल के हफ्ते में 3 बारी, बाकी दिन इनकी सिर्फ स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, रेस्ट। क्योंकि I think वो disability Yes. maybe because I am severely disabled, chest below paralysis है, shoulders के बीच में सर्जरीज हैं, तो ये बहुत ही इट इज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि आप ट्रेनिंग कराते कराते इंजरी में ना ले जाएं, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज बहुत to draw the डेलिकेटली line. हाँ यू हैव टू, सो आई थिंक दैट इज वेयर द एक्सपर्टीज कम्स इन। तो बहुत यहीं पे कोच की भूमिका बहुत अहम हो जाती हाँ है। जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको ऑप्टिमम आपका निकलवाएगी मेन इवेंट डे पे, लेकिन कभी कभी इनफैक्ट इफ नॉट मोर सेम अमाउंट में अगर रिकवरी ऊपर नीचे हो गई है तो वो फर्क डालेगी आपके गेम। तो रिकवरी अच्छी होना जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं कि कभी कभी इंसान को लगता है कि हमने बहुत ट्रेनिंग करी है और कल हम 100 किलो उठाने वाले हैं, ठीक है, 100 किलो उठा भी लेते हैं, लेकिन सही अगर रिकवरी सही नहीं थी तो सही मायनों में वो 100 किलो उसका ऑप्टिमम नहीं था, वो 105 110 तक भी जा सकता था अगर उसने रेस्ट रिकवरी डाइट अच्छी ली होती तो ये रोल है रेस्ट रिकवरी तो का। रेस्ट रिकवरी को एक इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। दीपा जी आपके पास फिर से आते हैं। बैक देन व्हेन यू वॉन अ मेडल तब बहुत अलग सिचुएशंस थी, लेकिन आज के समय में खेलो इंडिया गेम्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और लास्ट पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ मेडल टैली भी आपने देखी। तो व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट? आई थिंक सबसे बड़ा रीजन है कि जब स्वयं प्रधानमंत्री ये ठान लेते हैं कि अब हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को हमने बहुत अच्छा सशक्तिकरण देना है, अच्छी पॉलिसीज देनी है, फंडिंग प्रोग्राम्स देने हैं और बराबर के कैश अवार्ड, रिवॉर्ड, जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रेसिडेंट अवार्ड्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आज देखेंगे तो पैरा एथलीट्स ज्यादा हैं जी। और यहीं पे मैं देख रही हूँ कि आप कंपेयर करें कि जब पॉलिसीज एंड स्पोर्ट्स साइंसेस और रिसर्च एंड सही टाइम बाउंड असिस्टेंस जब एक फेडरेशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2020 से लगा के 2024 जी। टोक्यो और पेरिस दोनों में लीडरशिप रोल में मेरे को अपनी भूमिका निभाने का एक दायित्व मिला और इसमें जो चेंजेस आए उसका इम्पैक्ट आप देखिए। 2016 तक केवल एक ही महिला का मेडल था, लेकिन टोक्यो और इसको पेरिस को मिलाएं तो 14 नई महिलाओं का मेडल। तो आप देखिए कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। 40% महिलाओं के मेडल का कंट्रीब्यूशन आने लगा है, 300% महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया है। और मुझे लगता है आज जो हमारी यंग एथलीट्स हैं वो सुदेश जी को देखेंगी
बिल्कुल तो I think her journey is also very हाँ, inspiring. But we'll also talk about the book. I think there's a book हाँ, right there ये- with you. Bring it on. यस ये मेरी जीवनी है, ब्रिंग इट ऑन, और ये आ चुकी इसका है। टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रिंग इट ऑन। Also the picture with all the medals. हाँ, मुझको यही लगा क्योंकि मैं इसको हमेशा अपनी व्हील चेयर कहती हूँ, लेकिन ये एक Wheelchair, मैसेज wow. भी है कि It's a wheelchair. व्हील चेयर, और जब टांगों ने या कमर के निचला हिस्सा ने काम करना बंद कर दिया तो उसको जीवन अंत करने का बहाना सोच के बैठ जाती, लेकिन हमने चुना कि मैं जो हिस्सा मेरे को ईश्वर ने छोड़ दिया है उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। आई मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट आई वाज लेफ्ट विद एंड आई चोज द राइट टीम। वो कहते हैं कि आप अपने चारों तरफ जो लोगों को रखते हैं चूज करके, वो ऐसे लोगों को चुने जो आपको जीवन रूपी त्योहार मनाने में मदद करें। जी जी। जाते जाते अंतिम सुदेश जी, आप बहुत सारी हाँ, महिलाएं, बहुत हाँ, सारे उनसे नौजवान message, आपको देख yes, रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि ये मत सोचो कि जिम्मेवारी पूरी होगी तो बिस्तर में चले जाओ या बैठ जाओ। ये जो है उम्र है या आपका, ये सब कुछ ताकत एनर्जी सब दिमाग का खेल है। अगर मन, एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर जिसने 1 सेकंड का खेल होता है जीतने की, मैं और हार में, अगर आप हार गए, बिस्तर में चले गए, तो आपका बुढ़ापा खराब है। सभी महिलाओं को ये कहूंगी कि 60 के ऊपर होके या 50 के ऊपर होकर ये मत सोचो कि हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी। अभी हमारी शुरुआत हुई है, हम खेलेंगे, जिएंगे, अच्छे से जिएंगे और स्वस्थ होकर जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, अपने लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, क्या बात किसी पर बोझ नहीं बनना जी चाहते। जी जी। विनय जी, एज अ कोच, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एट यू टुडे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इनकी कागजी एज 54-55 है, इनकी 68 है, लेकिन सही मायनों में ये 25 साल की हैं और ये 28 साल की हैं, जो इनकी विल है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि फिटनेस की, स्पोर्ट की कोई एज नहीं होती है, तो आई इनकरेज एंड प्रमोट ऑल द फीमेल्स आउट देयर, ऑल द एल्डरली पॉपुलेशन जितनी भी है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, वो इसको स्ट्रॉन्ग रखें, सही सुपरविजन में चलें, तो वो खेलों में आगे बढ़ सकते हैं। Everything is in the brain. What would you like to say to all the females or all the youngsters who are looking at you today? देख, मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि जब आपको इंसान रूपी एक अवतार मिला है और आप एक खूबसूरत देश के सिटीजन हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर कंट्री, हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, तो विकसित भारत में हमें एक तो इंक्लूसिव भारत बनाना है जी। और दूसरा हर सिटीजन को, यूथ को, महिलाओं को, दे हैव टू बी कॉन्शियस कि मेरे देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है। हम अपने हक की, राइट्स की बात लगातार करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। संविधान में अगर आपके राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी लिखी हैं। तो प्लीज कुछ ना कुछ अपने शरीर से, अपने हौसले से, अपने देश के नवनिर्माण के लिए अपना योगदान दे, और उसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जी दीपा तो जी, विनय स्वस्थ जी। रहिए, खुश रहिए और योगदान दीजिए अपने देश को, अपने प्रधानमंत्री के सपने विकसित भारत की ओर ले चलिए। जी, विनय जी कुछ एक लास्ट पॉइंट ये है कि मेरे अनुभव से मैंने ये सीखा है कि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी ऐसी कोई टास्क नहीं है, फिजिकल और मेंटल, जो नहीं कर सकता। ह्यूमन बॉडीज आर मेंट टू मूव, लिमिटलेस पोटेंशियल है। इंसान ही है जो हर एक, जो बाकी जो जीव हैं उनसे थोड़ा सा अपर एज है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है अगर ठान ले तो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं एक्चुअली हमारे सामने, चाहे वो And I think all of you are a perfect example for this statement कि अगर हमने ठान लिया है तो सब कुछ संभव है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है अपनी जर्नी से, और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार।